मारो राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कृषि कानून पर आर पार की। इसके खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोला, जिसमें सीएम गहलोत अपनी पूरी कैबिनेट और विधायकों के साथ जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया। वहीं दिखाएंगे आपको कैसे मरुधरा में बर्ड फ्लू की दहशत फैल गई है। आखिर में बात करेंगे वैक्सीन पर आई खुशखबरी की। तीन बड़ी खबरें इस वक्त की कृषि कानून पर आर पार। आज लंबे समय बाद में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक मंच पर नजर आए। साथ ही साथ प्रदेश के अंदर अब बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। कई जिलों से बर्ड फ्लू की खबरें सामने आई, जिसको लेकर राज्य सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और जिस खबर का एक साल से इंतजार था, पूरी दुनिया जिस महामारी से जूझ रही है, अब भारत में भी 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। और दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां मुरादाबाद इलाके में बारिश के बीच शमशान घाट का लेंटर गिर गया। लेंटर गिरने से मलबे में कई लोग दब गए। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हुए हैं। लोगों को मलबे से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम भी लोगों को मलबे से बाहर निकाल रही है। पुलिस के मुताबिक मुरादनगर के रहने वाले फल विक्रेता राजाराम की सुबह मौत हो गई। राजाराम के परिजन और उनके जानकार मुरादनगर के शमशान घाट में उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे। अंतिम संस्कार के बाद जब बारिश होने लगी तो लोग बारिश से बचने के लिए लेंटर के नीचे खड़े हो गए। उसी दौरान यह भारी भरकम लेंटर गिर गया। तो गाजियाबाद में एक बड़ा हादसा सुबह सुबह बारिश की वजह से यह लेंटर गिर गया। 18 लोगों की मौत इस लेंटर के गिरने से हो गई। जो लोग शमशान घाट में अंतिम विदाई के समय पहुंचे थे, उनमें से 18 लोग काल के ग्रास बन गए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। लेंटर को हटाया जा रहा है। काफी लोगों के मलबे में दबे होने की अभी भी आशंका है। तो गाजियाबाद में एक बड़ा हादसा सुबह सुबह बताया जा रहा है कि फल विक्रेता राजाराम की मौत हो गई थी और उनकी अंतिम यात्रा को लेकर तमाम लोग शमशान घाट पहुंचे थे और वहां पर बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए कुछ लोग इस भारी भरकम लेंटर के नीचे आकर खड़े हो गए। इस पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें और राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। कोरोना काल से लगातार जूझ रहे मरुधरा में बर्ड फ्लू से कौवों और कई और पक्षियों की मौत से हड़कंप मच गया है। जयपुर समेत कई जिलों से लगातार पक्षियों के मरने की खबरें सामने आ रही हैं। मरुधरा में बर्ड फ्लू ने बढ़ाई चिंता। पांच जिलों में बर्ड फ्लू की दहशत। पक्षियों की मौत से मचा हड़कंप। मरुधरा में कोरोना का कहर अभी थमा भी नहीं था कि बर्ड फ्लू ने प्रदेश में दस्तक दे दी और अब राजधानी जयपुर समेत टोंक, बीकानेर, पाली के साथ अजमेर से भारी संख्या में कौवों की मरने की खबर से हड़कंप मच गया है। बर्ड फ्लू ने जयपुर में भी दस्तक दे दी है। रविवार को मानसागर झील के पास
पक्षियों के मरने की खबर के बाद वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीम पहुंची और पक्षियों के शव को एकत्र कर उसका सैंपल कलेक्ट किया। वहीं टोंक में अंबेडकर चौराहे के पास स्थानीय लोगों को एक कौवा तड़पता हुआ दिखा। उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने पशुपालन विभाग को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। शहर के लूण करसल के वार्ड नंबर 35 के चौहान मोहल्ले में देर रात कौवों के मरने की खबर के बाद हड़कंप मच गया। वहीं जिले के अन्य इलाके से आधा दर्जन कौवों के मरने की खबर मिली है। पाली में स्थिति और भी भयावह है। यहां 3 जगहों से दर्जनों कौवों के मरने की खबर है। सूचना के बाद वन विभाग एक्टिव है और 3 जगहों पर मृत पाए कौवों के सैंपल कलेक्ट कर उन्हें जांच के लिए भोपाल भेज रहा है। 7 क्रो मरने का सूचना आया था, उसको सैंपल कलेक्ट कर दिया गया है वेटनरी डिपार्टमेंट के द्वारा। ये सैंपल और आज का 2 जगह में सूचना मिला था। ये करनी माता मंदिर उस लोकदे तालाब में क्रो मौत के लिए सूचना आया था, उसके भी सैंपल हम कलेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ हम सैंपल को भोपाल भेज रहे हैं। जिले के अना सागर और बारादरी इलाके में 9 कौवों की मौत हो चुकी है। इस इलाके में गत वर्ष भी भारी संख्या में मरे हुए कौवे मिले थे। सूचना के बाद चीफ वाइल्ड लाइफ लाइन की ओर से बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले 1 सप्ताह में मरुधरा के कई जिलों में सैकड़ों पक्षियों के मरने की खबर के बाद बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। वहीं स्थानीय प्रशासन और पशुपालन विभाग लगातार मरे हुए कौवों का सैंपल कलेक्ट कर पक्षियों के मरने का कारण जानने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बर्ड फ्लू को लेकर वन, पशुपालन और चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया। सप्ताह भर में करीब 250 से ज्यादा कौवों की मौत के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। इसको लेकर आज प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा और सचिव आरुषि मलिक मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि कोटा, झालावाड़, बारां और पाली जिलों से कौवों की मौत की खबरें सामने आई हैं। इसकी पुष्टि के लिए टीम भेजी गई है। इसको लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया है और केंद्र सरकार को सूचनाएं साझा की जा रही हैं। भारत सरकार है, उसके साथ भी हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो हम शेयर कर रहे हैं। निषाद जो अकेला इंस्टीट्यूट है जहां पे बर्ड फ्लू के सैंपल्स टेस्ट भी किए जाते हैं और जिसका डायग्नोसिस होता है, वहां भी हम जो उसे कहते हैं कि सतत कांटेक्ट में है। और इस तरह के जो प्रकरण है, झालावाड़ के 100, कोटा के 47, बारां के 72, पाली के 19, इसमें हमारी पूरा पशुपालन विभाग इसके लिए तत्पर है कि इस तरह की कोई घटना है तो उसको हम इमीडिएटली एक्शन प्रोटोकॉल के तहत उसको कंट्रोल करें। हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको सावचेत करते हुए तुरंत ही हमने वो गाइडलाइन सबको भेज दी गई। सबको ये कहा गया कि वो पशुपालन विभाग के सहयोग में संपर्क में रहें, सहयोग लें निरंतर, और जहां कहीं भी आवश्यकता हो उनके साथ में रहें। अगर ये डोमेस्टिक बर्ड में आता है तो हम 0 to 1 किलोमीटर उसको इंफेक्टेड जोन करते हैं और 1 से 10 किलोमीटर तक हम फिर उसको सर्वेलेंस जोन करते हैं। इस परिधि में आने वाले जितने भी डोमेस्टिक बर्ड अगर होते हैं, पोल्ट्री फार्मर, कमर्शियल जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, उनको फिर कलिंग करते हैं। क्योंकि ये बर्ड फ्लू बहुत बड़ा भयंकर रोग है। अगर एक फैल जाता है तो बड़ी दिक्कत आ जाती है और बाद में ये मनुष्यों को भी फैलने की संभावना रहती है उसके साथ। तो हमारी पूरी टीम ने ये किया है कि आसपास के जितने भी क्या नाम से कोटा संभाग में जो मुर्गी पालन के केंद्र हैं उनको सतर्क किया है सबको, और उनको ये कहा है कि जब भी अगर कोई पक्षी उसमें मर जाता है तो उसको कहीं बाहर नहीं फेंके खुले में, क्योंकि खुले में फेंकने से दूसरे कौवे वगैरह उसको खाते हैं और वो फिर वायरस पूरे उसमें फैलता है। नए साल में कोरोना वैक्सीन पर देश को बड़ा तोहफा मिला। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की अंतिम मंजूरी दे दी है। नए साल पर कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार देशवासियों को खुशखबरी मिल रही है। इसी कड़ी में भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने इसके इस्तेमाल को अपनी मंजूरी देने के साथ जायडस कैडिला हेल्थकेयर की जायकोव डी को फेज 3 ट्रायल की मंजूरी भी दे दी है।
कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है ऑफ कोर्स 110 साइड इफेक्ट नहीं है। 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। थैंक यू वेरी सेफ, डोंट वरी। कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिलने पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट में लिखा कि डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। भारत को बधाई, हमारे सभी मेहनती वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स को बधाई। इधर वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले चरण में 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद सीनियर सिटीजन्स और गंभीर बीमारी वाले लोगों का नंबर आएगा। इसके बाद सरकार की योजना उन आबादी क्षेत्रों में वैक्सीनेशन लगाने की है जहां लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा करीब 20 मंत्रालय, 23 विभाग और 96,000 वैक्सीनेटर्स, 82 लाख साइट्स, 28,900 कोल्ड चेन पॉइंट्स, 85,000 से ज्यादा उपकरण अहम भूमिका निभाने वाले हैं। कोविन ऐप के जरिए अगले हफ्ते से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। WHO ने कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी का स्वागत किया है। WHO ने लिखा है कि वैक्सीन कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करेगी। क्षेत्रीय निदेशक पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी के साथ साथ प्राथमिक आबादी में वैक्सीन का उपयोग महत्वपूर्ण होगा। कोरोना वैक्सीन की मंजूरी को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ बताते हुए कहा कि हर भारतीय को गर्व होगा कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है वो भारत में बनी है। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की भी तारीफ करते हुए कहा कि हमारे वैज्ञानिक समुदाय ने भी आत्मनिर्भर भारत का जज्बा दिखाया। इसके मूल में देखभाल और करुणा है। उन्होंने वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी को एक साहसी लड़ाई में टर्निंग पॉइंट बताया। पीएम ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी के बाद कोरोना मुक्त और स्वस्थ भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर खुशी जताई और कहा कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डीसीजीआई ने सीरम और भारत बायोटेक के कोविड के टीकों को मंजूरी दे दी है। मैं भारत को गौरवान्वित करने वाले हमारे बहुत प्रतिभाशाली और मेहनती वैज्ञानिकों को सलाम करता हूं। नरेंद्र मोदी जी को बधाई। दूरदर्शी नेतृत्व बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। संकट के समय हमने एक नए भारत को मानवता की मदद करने के लिए उत्सुक देखा। मेड इन इंडिया वैक्सीन की मंजूरी पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने में गेम चेंजर साबित होगी। भारत में बनी वैक्सीन पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देगी। हम अपने वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों और उन सभी कोरोना योद्धाओं को दिल से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने परीक्षण के समय मानवता की सेवा की। मानव जाति के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए राष्ट्र हमेशा उनका आभारी रहेगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से 2 वैक्सीन को ग्रीन सिग्नल देने पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि देश कोरोना से जंग लड़ने को तैयार है। देखिए, देश का सौभाग्य है कि एक मजबूत लीडरशिप है देश के अंदर, एक ऐसी लीडरशिप जिसको दुनिया सराह रही है और ख़ास तौर से एक ऐसे माहौल में जहां महामारी विश्व के सामने है, वहां पर एक प्रगतिशील देश भारत ने शानदार उदाहरण दिया है पूरी दुनिया को
ये हमारा ही देश है जहां पर एक नहीं दो वैक्सीन को अनुमति दे दी गई है और तीसरा वैक्सीन भी तैयार हो रहा है। तो देशवासियों को उसमें सबसे पहले फ्रंटलाइन, सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स 1 करोड़, फिर 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये प्रायोरिटी पे लगेगा, प्राथमिकता पे लगेगा और निःशुल्क लगेगा और उसके बाद सभी देशवासियों के लिए ये उपलब्ध होगा। हमें गर्व होता है हमारे साइंटिस्ट के ऊपर, हमें गर्व होता है हमारे सैनिकों के ऊपर, हमारे किसानों के ऊपर, हमें गर्व होता है हमारे युवाओं के ऊपर। और जो साइंटिस्ट इतनी मेहनत करते हुए उन्होंने एक वैक्सीन निकाली, एक नहीं 3 वैक्सीन निकाले, और ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्हें दशकों पहले जब भारत में अवसर नहीं मिलता था तो ये अमेरिका जाके यही वैक्सीन बनाते थे, आज भारत में रहकर ये वैक्सीन बना रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए। दौसा में भीषण सड़क हादसा, 2 ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। ट्रक में फंसे ड्राइवर और खलासी दोनों को निकालने की कोशिशें जारी है। लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर अब जाम लग चुका है। दौसा में यह हादसा हुआ जहां 2 ट्रक आपस में जबरदस्त तरीके से भिड़ गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। कृषि कानून के खिलाफ एक और कांग्रेस जहां धरना दे रही है, वहीं बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि गहलोत जी को जनता की सेवा का मौका मिला है, लेकिन इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। साथ ही राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राहुल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी रणनीति देश समझ रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब, सर देखा जाए तो आज जयपुर में 3 किसान कानून के विरोध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अपनी पूरी मंत्रिमंडल के साथ धरने पर बैठे हैं। उसमें पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी हैं, गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं, सभी लोग को लेकर के जो है मोर्चा खोल दिए हैं। कैसे देखते हैं आप? जनता के आशीर्वाद से राजस्थान में इन्हें मौका मिला जनता की सेवा करने का, लेकिन इनसे कोई और उम्मीद नहीं करी जा सकती। या तो ये 5 सितारा होटल में बैठेंगे या फिर ये धरने पे बैठेंगे, जनता की सेवा नहीं कर सकते। और किसकी रणनीति पे चल रहे हैं गहलोत साहब, खुद समझदार हैं, लेकिन उनको उन पे दबाव है कि वो राहुल गांधी की रणनीति पे चलें। वो राहुल गांधी जो यहाँ किसान धरने पे बैठे हैं और वहाँ पर वो इटली में बैठे हैं। तो राहुल जी की रणनीति तो पूरे देश को समझ में आ गई है। मोदी जी जिस तरह से लक्ष्य रखकर किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, उनके लाभ के लिए जो काम कर रहे हैं, साफ साफ लक्ष्य रखा हुआ है कि 2022 तक इन आमदनी को दुगना करना है, उसके ऊपर काम हो रहा है। स्वामीनाथन कमीशन ने जो दिशा दिखाई थी, उस दिशा के ऊपर आज जाकर काम हुआ है 2 दशकों बाद। और इन सब को भुलाकर, किसानों के लाभ और किसानों के हित को भुलाकर मात्र किस तरह से अच्छे काम को रोका जा सकता है वो हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है। सर देखा जाए तो एक तरफ सरकार जो है किसानों को बनाने में लगी हुई है। 4 जनवरी को महत्वपूर्ण बैठक होनी है, सरकार को उम्मीद है कि किसान मान जाएंगे। उसके ठीक पहले जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस के लोग एक नया रास्ता दिखा रहे हैं बगावत का, तो आपको नहीं लगता है बात बिगड़ सकती है? देखिए, किसान तो समझ गए हैं। ये जो कुछ लोग आंदोलन में बैठे हैं, ये राजनीतिक लोग हैं। आप इसमें से लिस्ट देखिए कि ये एक्टिविस्ट हैं, ये राजनीतिक उद्देश्य से बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए ये इस दिशा पे चले हुए हैं। और भटका किसको रहे हैं? उसे जो कई दशकों से बेचारा मुसीबत में पड़ा हुआ है, किसान। उसके लिए कोई नया तरीका नहीं निकाला गया। हर फैक्ट्री, हर इंडस्ट्री अपना माल कहीं पे भी बेच सकती है, लेकिन किसान को बांधा हुआ है कि वो मंडी तक ही आए। आज ऑप्शन है, बड़े सरल तरीके से ऑप्शन है। जिसको पुराना सिस्टम फॉलो करना है वो पुराना सिस्टम फॉलो करे, जिसको नया सिस्टम फॉलो करना है वो नया सिस्टम फॉलो करे। इसमें आपत्ति कहाँ हो सकती है? इसमें आपत्ति सिर्फ यहाँ है कि नया सिस्टम बहुत सोच विचार करके, स्वामीनाथन कमीशन, कई कमीशन बैठे हैं, वहाँ से चिंतन करके नया सिस्टम निकाला गया है। और नया सिस्टम के आते ही जिन लोगों की जेबें गर्म हो रही थी, जिन लोगों की राजनीति गर्मा रही थी किसानों को दबाकर, वो खत्म होने वाली है। ये कष्ट है। और इस कारण से मोदी जी अब इतना बढ़िया काम करते जा रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, उसको रोका जाए किसी ना किसी तरह, ये लक्ष्य रखा हुआ है इन लोगों ने।
लेकिन सर देखा जाए तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कहना है कि जो केंद्र सरकार के जो कृषि कानून हैं उससे हट करके राजस्थान विधानसभा ने एक बिल पारित किया था किसान कल्याण के लिए, जिसे राज्यपाल ने रोक दिया है, आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। राजभवन पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। राहुल जी की रणनीति देश जानता है। क्या देश राहुल गांधी जी की रणनीति पे चलना चाहता है? ये तो शुक्र है कि राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के नेता हैं, देश के नहीं। देश शुक्रगुजार है इस चीज का। सर देखा जाए तो पिछले दिनों जो किसान और सरकार के बीच बैठक हुई थी, तो बैठक के बाद 2 मुद्दों पे बात बन गई थी। लोग कहे कि बहुत अच्छे माहौल में वार्ता हुई है, किसान भी कहे और सरकार के जो लोग बैठे थे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी भी का यही कहना था। तो अब जो है 4 जनवरी को बैठक होनी है, उसके ठीक पहले कांग्रेस आज जिस तरह से जयपुर में एक तमाम प्रदेशों के कांग्रेस नेताओं को एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है, ऐसे में आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनसे कुछ नहीं, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल सही बात करी। बहुत अच्छे माहौल में यहाँ दिल्ली में बातचीत हो रही है अलग अलग किसानों के संगठन से, बहुत मुद्दों पर एक मत भी हो रहा है, लेकिन बीच में उनके जो कुछ एक्टिविस्ट लोग हैं, जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी से भेजे हुए हैं, जो भड़काए हुए लोग हैं, वो बाकी सबको भड़का देते हैं और उस कारण से ये एक एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। ये मात्र देश को पीछे धकेलने की एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और वो किसानों के कंधे से गोली फायर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।